नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, पंचायत स्वयं सेवकों का नंग धड़ंग प्रदर्शन, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरमू रोड स्थित केंद्रीय ऑफिस के सामने नंग धड़ंग प्रदर्शन किया गया। बता दें कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ पिछले 123 दिनों से राजभवन के समीप धरना पर हैं। उनका कहना है कि वे राज्य सरकार के आश्वासन से ऊब चुके हैं। बता दें कि पंचायत स्वयंसेवकों का 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से, इससे पहले संघ ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की थी। उस समय पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस लाठीचार्ज के बाद कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए थे। धूप, बरसात, ठंड, हर तरह के मौसम की मार को झेलते हुए वे लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की 5 मुख्य मांगे हैं। उनकी मांगों को लेकर पूरे झारखंड के पंचायत स्वयंसेवक समूह एकजुट हुए हैं। पहली मांग, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को मानदेय दिया जाए। दूसरी, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की सेवा अस्थायी की जाए। तीसरी, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। चौथा, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के सदस्यों को पंचायती राज विभाग में समायोजन किया जाए। और 5वीं मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से संघ के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराई जाए। झारखंड के गुमला में ठगी का नया तरीका, धरे गए 3 अपराधी। झारखंड के गुमला में ठगी का एक हैरान कर देने वाला खबर सामने आया है। यहाँ 3 क्रिमिनल्स ने साधु के भेष में ठगी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि इन तीनों धरे गए। बता दें कि तीनों आरोपियों ने झारखंड गुमला के पूसो कुलकुपी महुआटोली गांव में क्राइम की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। खबरों को माने तो तीनों अपराधी साधु के भेष में महुआटोली गांव की रहने वाली चौथी देवी के घर पहुंचे। उनमें से एक अपराधी स्वयं को उसका बेटा बताने लगा। अपराधी ने कहा कि वह वापस घर आ गया है। ऐसा कहकर तीनों अपराधियों ने घर वालों को अपने झांसे में ले लिया। जो अपराधी महिला को अपना बेटा बता रहा था, वह परिवार के सदस्यों को उनका नाम भी बता रहा था। परिवार के सदस्यों को लगा कि बेटा शायद साधु बन गया था, जो कि अब वापस लौट आया है। जो अपराधी स्वयं को अपना बेटा बता रहा था, वह घर वालों से कहने लगा कि वह संन्यास जीवन को छोड़कर वापस गृहस्थ जीवन में लौटना चाहता है, इसलिए वह वापस गांव आया है। उसने उनसे कहा कि गृहस्थ जीवन में शामिल होने के लिए उन्हें 10,000 साधुओं को भंडारा करवाना होगा। इसमें लगभग 3 लाख रुपए खर्च होंगे। बता दें कि इस तरह से भेषधरे अपराधियों ने उनसे 10,000 रुपए की ठगी कर ली, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। झारखंड में 13% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं कैंसर के पेशेंट। झारखंड में कैंसर पेशेंटों की वृद्धि 13% की रफ्तार से हो रही है। इससे सबसे बड़ी चिंता बढ़ गई है कि कैंसर पेशेंट अंतिम स्टेज में इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि झारखंड में मृत्यु दर 30% के लगभग है। महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। इससे बीमारी की पहचान समय पर नहीं होने के कारण सर्जरी की नौबत आ जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों ने बताया है कि ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की पहचान खुद की जा सकती है। बता दें कि NFHS 5 के अनुसार राज्य में कुल आबादी की 0.5% महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करा चुकी हैं। इसमें 0.4% ग्रामीण और 0.5% शहरी महिलाएं, जी हाँ, महिलाएं शामिल हैं। वहीं 0.1% महिलाओं की ब्रेस्ट स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण महिलाओं का आंकड़ा लगभग बराबर है। हालांकि यह आंकड़ा काफ़ी कम है, क्योंकि महिलाओं की बड़ी आबादी सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग से वंचित है। झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश, 2004 में हुई नियुक्ति तो कर्मी पुरानी पेंशन का हकदार। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड की सरकार को 2004 में नियुक्त किए गए कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2004 में नियुक्ति का विज्ञापन पूर्व में ही निकाला गया था। यदि 2008 में नियुक्ति पत्र सौंपा गया तो इसमें प्रार्थियों का कोई दोष नहीं है। ऐसे स्थिति में इन्हें पुरानी पेंशन का फायदा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सोमवार को डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कर्मी को नई पेंशन का लाभ दिया जाता था। बता दें कि सरकार के नए पेंशन देने के निर्देश के बाद कोडरमा के 8 चालकों ने इसका विरोध कर याचिका दायर की थी। याचिका में प्रार्थी ने कहा था कि मैं कोडरमा सिविल कोर्ट में चालक के पद पर कार्यरत हूं। मैंने वर्ष 2004 में निकाले गए विज्ञापन पर परीक्षा दी थी, लेकिन मेरी नियुक्ति 2008 में हुई। सरकार ने नियुक्ति पत्र देने में 4 साल लगा दिया। इसके बाद आदेश आया कि साल 2004 के बाद जिनकी भी नियुक्ति हुई है उन्हें नई पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसके बाद ही याचिका दायर की गई थी। जेल से ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की सक्रियता के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने सील बंद रिपोर्ट मांगी है। झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को सील बंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। खबरों को माने तो झारखंड में लैंड स्कीम, बालू के अवैध कारोबार, शराब टेंडर में हुए कथित घोटाले और अवैध खनन जैसे करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। इसकी सूचना के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में छापेमारी भी की, जिसके बाद जेल के 3 अधिकारियों को एजेंसी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। मोबाइल फोन यूजर्स को सरकार देगी एक यूनिक आईडी नंबर। मोबाइल सब्सक्राइबर्स को भारत सरकार जल्द एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान करेगी। खबरों को माने तो ये आईडी नंबर एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन कार्ड की तरह काम करेगा, जिसमें हमारी प्राथमिक और एड ऑन फ़ोन कनेक्शन से संबंधित हर चीज़ की जानकारी होगी। जैसे आप कितने फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कितने सिम कार्ड हैं, कौन सा सिम कहाँ एक्टिव है, साथ ही आपके नाम से कितने सिम कार्ड इश्यू किए गए हैं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबरों को माने तो इस आईडी नंबर की मदद से सरकार आपकी मोबाइल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह एकत्र करेगी और ज़रूरत पड़ने पर इसे कुछ अंक के जरिए एक्सेस किया जा सकेगा। ये यूनिक आईडी ठीक 14 अंकीय आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य अकाउंट की तरह होगी, जिसे आधार कार्ड से लिंक किया गया है। इस आभा नंबर की मदद से आपकी सारी हेल्थ हिस्ट्री एक जगह रहती है और आपको सभी रिपोर्ट और कागजात जगह जगह डॉक्टरों के पास लेकर नहीं जाने पड़ते हैं और डॉक्टर आसानी से आभा नंबर की मदद से आपका सारा रिकॉर्ड जान पाते हैं। ठीक इसी तरह मोबाइल आईडी भी काम करेगी। दरअसल इस यूनिक मोबाइल आईडी को इसलिए लाया गया है ताकि ट्रैकिंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, साथ ही आम यूजर को फ्रॉड से सुरक्षित रखा जा सके। इस आईडी नंबर की मदद से फेक सिम कार्ड और ज़रूरत से ज़्यादा अलॉट किए गए सिम कार्ड को सरकार रद्द कर पाएगी। 20 जनवरी 2024 से शुरू होगा सीटेट की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने हाल ही में सीटेट 2024 एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा कर दी है। जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सीटेट एग्ज़ाम का आयोजन 21 जनवरी 2024 से किया जाएगा। जो उम्मीदवार सीटेट जनवरी 2024 के लिए इच्छुक और पात्र हैं, वे सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर भी जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का यह 18वां संस्करण होगा, जो कि जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। अभी इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार 23 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि सीटेट एग्ज़ाम देश भर के 135 शहरों और 20 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। बता दें कि सीटेट 2024 परीक्षा 2 पेपरों के लिए आयोजित की जाती है। पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए पात्रता निर्धारित करती है, वहीं पेपर 2 जो कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रता निर्धारित करती है।
इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डीप फेक मामले में सरकार का बड़ा कदम, होगी 3 साल की जेल। केंद्र सरकार ने डीप फेक मामले पर आईटी मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के 66D सहित मौजूदा नियमों का हवाला दिया गया है। इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया गया है। बीते 6 नवंबर को साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई मशहूर हस्तियों ने इस पर कार्रवाई की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। अब आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आईटी मध्यस्थता नियम 3(1)(b)(7) के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भी इन नियमों और गोपनीयता का पालन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह का कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से यूजर्स को रोकने की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। यदि किसी कंटेंट के खिलाफ शिकायत की जाती है तो 24 घंटे के भीतर उसे प्लेटफॉर्म से डिलीट करना पड़ेगा। यह नियम यूजर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोनों पर लागू होगा। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर आया नया प्राइवेसी फीचर। व्हाट्सएप हमेशा से ही यूजर्स फ्रेंडली सिक्योरिटी फीचर्स पेश करता रहा है। इन फीचर्स की बदौलत यूजर्स व्हाट्सएप पर इनक्रिप्टेड मैसेज से बचाव कर पाते हैं। व्हाट्सएप ने इस क्रम में कुछ समय पहले पास कीज फीचर लॉन्च किया था, जिसके बाद व्हाट्सएप काफ़ी सिक्योर हुआ। लेकिन एक बार फिर व्हाट्सएप के लिए उसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने नया फीचर पेश किया है, जिसमें अब व्हाट्सएप को ईमेल से वेरीफाई करना होगा। अगर आप भी व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपको इस फीचर के बारे में जानना ज़रूरी है। अगस्त में व्हाट्सएप ने ईमेल आधारित यूजर्स वेरिफिकेशन फीचर की टेस्टिंग शुरू की थी। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर अब एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप बीटा के नवीनतम संस्करण उपलब्ध हो गया है। इस फीचर के व्यापक रोलआउट से पता चलता है कि कंपनी इसे बाकी यूजर्स के लिए भी जल्द ही रोल आउट करेगी। एंड्रॉयड पर जिन बीटा यूजर्स ने इसे टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल कर लिया है वे सभी इस फीचर को कई स्टेप से पूरे कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये नया ईमेल वेरिफिकेशन फीचर फिलहाल बीटा वर्जन पर सिलेक्टिव यूजर्स के लिए पेश किया गया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ सप्ताह में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। इसमें फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का पहला तरीका और दूसरे ऑप्शन में ईमेल वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा। देश में कोरोना वायरस के मिले 5 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 180 दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 5,33,294 दर्ज की गई हैं। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.50 करोड़ हैं, यानी 4,50,01,397 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,67,923 हो गई हैं। साथ ही रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। बता दें कि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।